वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड मेंस के जो क्वेश्चन पेपर उसके बारे में, जो आपका भी आज एग्जाम हुआ है एलटी ग्रेड का मेंस का, जो कि आपका जैसे आपका टीजीटी होता है वैसे एलटी ग्रेड का है। और ये लेकिन इसका ये मेंस एग्जाम है। जैसा कि पता है आपको, आपने एग्जाम दिया है, नहीं भी दिया तो 200 अंक का ये पेपर है। 3 घंटे का आपका समय था। ठीक है, 3 घंटे का समय था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, टोटल 20 प्रश्न हैं। ठीक है, ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें मेंस एग्जाम है, तो आपको एक पता चलेगा, क्योंकि यूपी जीडीसी में भी मेंस एग्जाम है, तो देख लेंगे आप। क्वेश्चंस इससे थोड़े से टफ होंगे, बट कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन आप में भी पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपका भी समय है। ठीक है, तो 20 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जंतु विज्ञान में खंड 8 से 5 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 125 वर्ड है। ठीक है, खंड बा में 5 प्रश्न उत्तर दीर्घ उत्तरीय हैं, प्रत्येक उत्तर की सीमा 200 वर्ड है। मतलब आपका जो पेपर था, जो बायोलॉजी का जो पेपर था, उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों थी। ठीक है, जूलॉजी में आपके सेक्शन ए था, सेक्शन बी था। ठीक है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे और 125 वर्ड्स की इनकी लिमिट थी। सेक्शन जो बी में भी 5 प्रश्न थे। ठीक है, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन थे और इनकी जो उत्तर सीमा थी वो 200 वर्ड्स की थी। ठीक है, 200 वर्ड्स की इनकी उत्तर सीमा थी। ऐसे ही आपका बॉटनी में भी सेक्शन ए था, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे 125 वर्ड में, और सेक्शन बी था 5 क्वेश्चन थे, इसका भी 200 वर्ड्स में। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे तो टोटल आपके कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, और सभी क्या है, कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ लिख गया है, प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा का ध्यान में रखें। ठीक है, जो भी शब्द सीमा उसका ध्यान में रखना है आपको। और उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ के किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे और उसके लिए मान लीजिए पूछ लिया कि कैल्शियम का क्या रोल है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, आप लिखना चाह रहे थे, 2 पेज का उसमें स्पेस दिया हुआ था, आप आधा पेज लिख पाए, 1 पेज आपका खाली रहेगा, तो क्या करिए, उसका काट दीजिए, तो बता दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि इस पृष्ठ पे प्रयास नहीं किया गया, इस पृष्ठ पे प्रयास नहीं किया गया, ऐसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, जब भी आप मेंस देने जाइएगा। और वही बात इन्होंने इंग्लिश में यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जूलॉजी सेक्शन है आपका। हम कोशिश करेंगे कि भी आंसर भी आपको बताएं कि आपको क्या लिखना था इसमें। ठीक है, आंसर भी आपको हम बताएं और आपको क्या लिखना था, ये साथ साथ हम बताते जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका जो जो दिया हुआ है कि सेक्शन ए में, जिसको आपको वर्ड की समय सीमा आपको याद रखना है, 125 वर्ड्स में लिखने हैं इसको। ठीक है, 125 वर्ड्स में लिखने हैं इसको, समय सीमा भी याद ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है कि प्रोवाइड द की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफ्रेंशिएट प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हम 8 नंबर का क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते चलते हैं। आपको पता है, अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की हम बात करें, हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना था हम लिख देते हैं यहाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इधर एस्केहेल्मिन्थीज की बात करें। ठीक है, तो पहली बात, ये फ्लैटवर्म है, इनको कॉमनली फ्लोटवर्म कहते हैं और इनको राउंडवर्म कहते हैं। ठीक है, इनको राउंडवर्म कहते हैं। दूसरा आप लिख सकते थे कि ये एसिलोमेट होते हैं और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता था कि इनमें जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है, जबकि एस्केहेल्मिन्थीज में कंप्लीट होता है, इसमें कंप्लीट होता है, क्योंकि ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और ये मेनली पैरासाइट ही होते हैं जो आपके सिस्टोडा और निमेटोडा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है डायोसियस हो सकते हैं, डायोसियस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें अगर, तो आपको दिखेगा कि और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेज हैं जो आप लिख सकते थे। ठीक है, उनके एग्जांपल्स दे दे के आप लिख सकते थे, डायग्राम बना सकते थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप जो है फेसियोला हिपेटिका का डायग्राम बना सकते थे, टीनिया सोलियम का बना सकते थे। इधर आप स्कैरिस का डायग्राम बना सकते थे, मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, और उस दोनों में क्या क्या लिख सकते थे नीचे की डायग्राम के माध्यम से हमने क्या किया, वो कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है रामसार स्थल। रामसर स्थल, जो कि रामसर साइट जो है, जो आपकी वेटलैंड के लिए मेनली जो
कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए, ईरान में सबसे पहला हुआ था। और अभी तक 100 रामसर जो साइट्स हैं वो कर दी गई हैं। अभी जो हाल ही में किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वो सुरहाताल है। आपने देखा होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे इसकी घोषणा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो आपको बताना था। इसके अलावा रामसर साइट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको बताना था। कितनी साइट हैं इंडिया में, कितनी है, तो 100 हो गई हैं अभी। ठीक है, तो अब उसको लिखना था। सबसे हाल ही में कौन सी हुई उसको आपको लिखना था, पहला कब हुआ था इसको आपको लिखना था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इन्होंने दिया हुआ है कि जो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक जो आपके स्नैक्स हैं, जो सांप हैं, उनकी जो है डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इन्होंने डिफ्रेंशिएशन ही ज़्यादा दिया है। तो आप अगर तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो डिफ्रेंशिएट लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीमोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, अब जो हीमोटॉक्सिक हैं और न्यूरोटॉक्सिक कौन कौन से हैं, तो आपको ये मतलब ये आपने पढ़ा ही होगा। ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो हीमोटॉक्सिक होंगे वो क्या करेंगे, मेनली ब्लड पे, जो ब्लड पे करेंगे वो हीमोटॉक्सिक होंगे, अटैक करेंगे। और उसके क्या करेंगे, ये आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आरबीसी को जैसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लीडिंग जो है उसकी वो हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आप कह सकते थे वाइपर था। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक की आप बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कोबरा आता है आपका, इसमें करेत आता है, और भी बहुत सारे हैं इसमें आते हैं। इसको आपने लिख दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, फिर क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्जियोट्रॉप एंड कीमोट्रॉप। ऑक्जियोट्रॉप और कीमोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये अगर आपने म्यूटेशन का वो पढ़ा होगा, अगर म्यूटेशन का जो आता नहीं कि म्यूटेशन के टाइप अगर आपको पढ़ने हैं कि क्या म्यूटेशन उन चीज़ों से हो रहा है, तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करते हो, उसको ऑक्जियोट्रॉप और कीमो हेटरोट्रॉप पढ़ते हो। तो ऑक्जियोट्रॉप और कीमो हेटरोट्रॉप आप इस यहाँ जो पूछा है वो पूछा है आपका जो आपके जो ये होते हैं न्यूट्रिशन टाइप के, उनके टाइप को पूछा है। ठीक है, तो अगर आप ऑक्जियोट्रॉप की बात करोगे तो कोई म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया या फंजाई कोई भी हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक एडिशनल न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब इसको कोई मीडिया चाहिए ऑक्जियोट्रॉप को, तब ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, कीमोट्रॉप क्या होता है, कीमोट्रॉप क्या ऑक्सीडेशन से क्या करता है, अपना इन्वायरमेंट में अपनी जो एनर्जी है उसको बना लेता है। ठीक है, ये केमिकल से डिराइव्ड होंगे और ये क्या होंगे, किसी स्पेसिफिक मेटाबोलाइट से, मतलब मान लीजिए हिस्टिडीन की प्रेजेंस में कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उसको हिस्टिडीन दोगे तभी वो ग्रो कर पाएगा, मतलब मिनिमल मीडिया उसको चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें आपने लिख दिया होगा। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन क्या है, तो आपको पता है कि मिड ब्लास्टुलर जब ट्रांजिशन होता है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है किसी भी डेवलपमेंटल पीरियड के लिए। होता क्या है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन में, जो जायगोट का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, मतलब क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो स्टॉप कर देता है, जो है मैटरनल या एमआरएनए अब बिगिन कर देता है ट्रांसक्राइब करेगा खुद का डीएनए। ठीक है, मतलब जो मैटरनल डीएनए उसको मिला होगा वो तो रहेगा ही, बाद में क्या करता है अपना खुद का वो डीएनए भी सिंथेसिस करने लगता है। इसके अलावा सेल साइकिल में चेंजेज होने लगते हैं। पहले आप देखोगे जब मिड ब्लास्टुलर से पहले तो क्या होगा, केवल G1 केवल S और G2 फेज, S और M फेज होगा, 2 फेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मिड ब्लास्टुलर का ट्रांजिशन होगा फिर आपका वही G1 S G2 और M पूरी साइकिल अच्छे से चलने लगेगी, मतलब जो साइकिल चलती है जैसे। इसके क्या होगा कि सेल की मोटिलिटी वो हो जाएगी, फिर क्या होगा गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, सेल का मूवमेंट होना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारी जो लेयर्स हैं आपकी वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको यही लिखना था मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन में। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जितने भी आए हैं पाँचों के पाँचों आपने किए होंगे। फिर उसके बाद है सेक्शन बी, इसकी जो वर्ड सीमा थी वो 200 वर्ड्स थी। ठीक है, ये जूलॉजी ही है। डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या वीकनेस रही होंगी आपको ये बताना था। तो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने। और जो आर.एच. विटेकर ने बनाया था तो उसको किस बेसिस से बनाया था, उन्होंने ये बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हुआ, इनके बेसिस पे क्या किया था इन्होंने, जो है ये किंगडम बनाए थे, इनका बेसिस था। अब इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेंथ भी बताना, वीकनेस भी बताना है। तो स्ट्रेंथ तो यही है कि ये जो है मोर साइंटिफिक था, क्योंकि इसने क्या किया
टू किंगडम से ज़्यादा ये साइंटिस्ट क्या किया इन्होंने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। वीकनेस की बात करें अगर एक वर्ड में तो क्या कहा कि जो प्रोटिस्टा था उसको आज भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया है, ठीक है, प्रोटिस्टा को। तो इनका ये सबसे बड़ा वीकनेस था इसका, ठीक है। उसके बाद क्या था, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस का अब बात करेगा तो कोर आइडिया ये क्या गया कि जो हाइपोथेसिस है कि जो मतलब जो पहले की लाइफ थी वो आरएनए से फील्ड थी, बाद में उसको डीएनए ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कि मतलब आरएनए पहले आया था और डीएनए बाद में आया, यही आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस थी, ठीक है। इसके की पॉइंट ये थे कि जो आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि इसको ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था और क्या करता था, कुछ रिएक्शंस को भी कैटलाइज कर सकता था। आपको पता है बहुत सारे ऐसे आरएनए होते हैं जो कि राइबोजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता था कि बहुत फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था और स्टेबल जो है 2' OH ग्रुप इसमें पाया जाता था, तो इसकी वजह से स्टेबल भी रहता था। तो इसलिए भी क्या क्या डीएनए टुक ओवर रोल ऑफ डेटा स्टोरेज ड्यू टू इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो डीएनए आपका क्या है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए वीक था तो स्टेबिलिटी कम थी, ठीक है, आरएनए की स्टेबिलिटी कम थी, इसीलिए आरएनए को डीएनए ने रिप्लेस कर दिया। यही बात जो मेन जो आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आरएनए सबसे पहले आया था, फिर कुछ उसकी वजह से स्टोरेज या डेटा या इन सब की वजह से क्या क्या डीएनए में रिप्लेस हो गया, यही जो है हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था स्पेसिफाई द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप रोल देखोगे तो क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो मसल्स की ईआर हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल्स में, उनको आप क्या बोलते हो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। और ये सब क्या करती हैं, ये कैल्शियम आयन का क्या करती है, रेगुलेशन करती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये ईआर क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कैल्शियम को स्टोर करता है। अब कैल्शियम को स्टोर करेगा तो रिलीज करेगा कब, जब नर्व इम्पल्स पहुंचेंगी मसल्स में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज कर देगा, और जब रिलीज करेगा साइटोसॉल में तो क्या हुआ, जो आयन है वो बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन से और ट्रिगर करेंगे कॉन्ट्रेक्शन को। जैसे क्या होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट, आपकी जो मैकेनिज्म है स्लाइडिंग फिलामेंट हक्सले ने दिया था, वो मसल का कॉन्ट्रेक्शन होने लगेगा। वो जो बैंड है बहुत सारे, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम जोन, ये सब आपके क्या होगा, वो हो जाएगा। रिलैक्सेशन कैसे होगा, जैसे ही इम्पल्स स्टॉप होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट करेगा कैल्शियम पंप को, और क्या करेगा, और कैल्शियम क्या होगा, बैक हो जाएगा और क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगी आपकी मसल्स। तो आपको ये एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस को फिनोमेनन को आपको एक्सप्लेन करना था। देखो जो मेंडल ने दिया था वो नॉन जो है वो एपिस्टेसिस नहीं थी, दो तरीके के इंटरेक्शन होते थे, एलेलिक और नॉन एलेलिक। जो मेंडल ने दिया था वो एलेलिक थे, जो एपिस्टेसिस थी वो नॉन एलेलिक थी, मतलब मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करता था। मेंडल रूल को फॉलो करने का मतलब ये है कि जो F1 जनरेशन में जो आपका रेशियो आना है वो सेम आए, लेकिन जब एपिस्टेसिस कराते हो तो आपका जो F2 जनरेशन का जो रेशियो है, F1 के बाद F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को आप एपिस्टेसिस कहते हो। और मतलब क्या है, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या इनहिबिट करता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हो। उसके बाद था रोल ऑफ सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल का क्या रोल है, तो जो सेंट्रियोल है वो पेयर्ड जो है वो एक ऑर्गेनेल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं केवल और केवल एनिमल सेल के, ठीक है, एनिमल सेल के, यही ये आपको जरूर लिखना था, एनिमल सेल के, ठीक है। इनका जो डिवीजन कब से होता है, तो प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो है वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल में, लेकिन इनका जो डिवीजन है वो जीवन में स्टार्ट हो जाता है, जीवन में स्टार्ट हो जाता है और G2 में जाके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा कि ये प्रोफेज में क्या हो गया, सेंट्रियोल मूव कर जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, माइटोटिक स्पिंडल इनको बोलते हो। फिर क्या होगा, फिर स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के थ्रू। फिर क्या होगा कि आउटसाइड जो डिवीजन होता है वो सीलिया और फ्लैजिला फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना था इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं हम सेक्शन बी में बॉटनी का क्वेश्चन देखते हैं। तो वाई आर फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एम्पीपैथिक, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं,
एम्फीपैथिक मतलब क्या हो, दो चीज़ें हों, तो हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। आपको क्या करना था, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देना था डायग्राम और शो कर देना था कि इसमें से कौन सा एम्फीपैथिक है, और मतलब कौन सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक कौन सा है। ठीक है, आपको ये दिखा देना था, इंट्रेक्शन कौन सा होता है ये दिखा देना था। ठीक है, तो यही था। एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्रायड। ठीक है, ट्रायड का एपिडेमियोलॉजी आपको बताना था। उसके बाद डिफाइन द सेंसर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्ट एक्सपोजर इन ब्रायोफाइट्स। सेंसर मैकेनिज्म बताना था आपको ब्रायोफाइट में। उसके बाद था ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लैम कनेक्शन इन फंजाई। क्लैम कनेक्शन जो है फंजाई में, इसको आपको शो करना था। फिर उसके बाद व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, ये आपने लिख दिया होगा ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है। उसके बाद आप देखोगे तो क्वेश्चन जो बी है, सेक्शन बी, ये 200 वर्ड्स में था, ये बॉटनी का था। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरीके का होता है। देखो आपको टेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, क्या होता है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कॉन्जुगेशन होता है और एक ट्रांसडक्शन होता है। जिन्होंने क्या किया होगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखा होगा और फिर उसके बाद उसका वो बनाया होगा कि जो है एक है ट्रांसफॉर्मेशन, एक है कॉन्जुगेशन और एक है ट्रांसडक्शन। फिर उसके बाद किस में दिया था, डिस्कवरी किस में हुई थी और किसने डिस्कवर किया था, ये वहाँ पे लिख दिया। फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया होगा। उनको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, मतलब पूरे क्या वही 5-6 नंबर जिनको मिलने हैं उनके। मतलब ये आपका टाइम टेस्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है 2 घंटे लिखोगे तब जाके पूरा होगा। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ टेट्रा एम्ब्रियोनिक्स एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सबने कर दिया होगा, ये आप हमेशा पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड ऑफ डाइवर्सिटी। इसको भी आपको क्या करना था, फ्लो चार्ट से बनाना था। ठीक है, आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिखते हैं, आपने किसने दिया था, गिवन बाई जो जिन्होंने दिया था वो लिख देते। फिर इन सिटू कंजर्वेशन, फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसके एग्जाम्पल लिखते, एक एक लाइन वहीं पे एक्सप्लेन करते चले जाते। फिर अगर आपको टाइम बचता तो थोड़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, बस आपका हो जाना था। ठीक है, फिर उसके बाद का था कि गिव एन अकाउंट ऑफ द एनर्जेटिक्स ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ रिस्पिरेशन पूरा आपको वो देना, समरी आप दे देते इसमें कि रिस्पिरेशन अगर प्लांट करता है तो उसमें कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच बनते हैं, तो उसको एनर्जेटिक्स के उसको बोलते हैं आप एनर्जेटिक्स। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच कितने बनते हैं उसको। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन्स इन प्रोकैरियोट। जीन एक्सप्रेशन बोला है इन्होंने प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ 2 तरीके के मेनली होते हैं जीन एक्सप्रेशन। एक होता है आपका लेक्टोज ओपेरॉन जिसको लेक ओपेरॉन बोलते हो, एक होता है ट्रिप ओपेरॉन जिसको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आप बोलते हो। इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना था थोड़ा थोड़ा करके, इनके स्ट्रक्चरल जीन और थोड़ा सा डायग्राम बना देते तो इनमें ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ठीक है, तो ये आपका पेपर था एलटी ग्रेड मेंस का, आपने देख लिया होगा। ठीक है, और ये आपका इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, हमने आपको बता दिया। हमें लगा कि आपको पेपर डिस्कस करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये आया है, तो बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।